तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे हमारे मोबाइल फ़ोन पे न जाने कितनी बार मिस कॉल आ जाते हैं, न जाने कितनी बार गलत जगहों से मैसेजेस आ जाते हैं। सोशल मीडिया पे भी हमें कोई और समझ के कोई और कांटेक्ट कर लेता है। बाद में हम उससे क्लियर कर लेते हैं कि भाई आप जिसको खोज रहे थे मैं वो नहीं हूँ, बात आई गई हो जाती है। लेकिन कभी कभार ये चीज़ें इस कदर भारी पड़ जाती हैं और एक मिस कॉल कैसे एक लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। एक मिस कॉल और उस पर वो लड़की रिटर्न कॉल दे दे तो कैसे उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, कैसे एक पूरा परिवार उजड़ सकता है और इसी मिस कॉल की वजह से कितना बड़ा खुलासा हो सकता है। ये तमाम चीज़ें अगर आप इस वीडियो में पूरा अंत तक सुन लेंगे तो कहीं ना कहीं आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारी दुनिया में कितनी तरह के अपराध होते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप पूरी कहानी सुन लीजिए। पूरी कहानी बिहार की है। बिहार में एक जगह लगती है पूर्णिया, पिछले कुछ टाइम से काफ़ी चर्चा में भी है। पूर्णिया में एक जगह लगती है किशनगंज और यहीं के आसपास एक महिला थाना है और इस थाने की जो थानाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुधा कुमारी। बेहद तेज तर्रार ऑफिसर। कहते हैं कि इन्होंने जहाँ जहाँ अभी तक चार्ज लिया है वहाँ वहाँ इन्होंने महिलाओं के अगेंस्ट जितना क्राइम है उसको एकदम मिनिमम पायदान पे लाके खड़ा किया है। इनका इस फील्ड में काफ़ी बड़ा हाथ माना जाता है। बिहार में महिलाओं की सेफ्टी के लिए इन्होंने कई कड़े कदम उठाए। ये अपने थाने में रोज की तरह उस दिन भी आई थी। अभी इसी साल 2024 के इसी नवंबर महीने की बात है। रात के लगभग 7 या 8 बज रहे होंगे। पूरा थाना लगभग सुनसान पड़ा था, क्योंकि महिलाएं या तो कोई बहुत बड़ा हीनियस क्राइम हो तो अलग बात है, नहीं तो महिलाएं अगर किसी के खिलाफ कंप्लेन करनी हो तो प्रयास यही करती हैं कि दिन में आके करके अपने घर लौट जाएं। शाम को या तो हीनियस क्राइम होगा तब, नहीं तो फिर थाना खामोश रहता है। ऐसे ही इनका थाना खामोश पड़ा था। अचानक से इनके टेलीफोन की घंटी बजती है। ये फ़ोन उठाती हैं। सामने से एक लड़की बोलती है कि क्या आप महिला थाने से बोल रही हैं। फ़ौरन ये इधर से कहती है कि हाँ मैं तो महिला थाने से बोल रही हूँ, बेटा आप कौन। इसके बाद वो लड़की ज़्यादा कुछ कहती नहीं, बस 2-3 चीज़ें बोलती है। कहती है कि मैम मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और इस टाइम मैं सदर थाना क्षेत्र में जो 0 माइल रेड लाइट एरिया है वहाँ पे हूँ। डेली मेरे साथ 15 से 20 लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और आप जल्द से आके मुझे बचा लीजिए, नहीं तो फिर दोबारा मुझे मौका भी नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद फौरन वो लड़की फ़ोन कट कर देती है। इधर से जो सुधा कुमारी हैं हेलो हेलो करती रहती हैं, लेकिन अब तक फ़ोन कट हो चुका था। लड़की कौन थी, किसने फ़ोन किया था, कुछ भी कंफर्म नहीं। अब यहाँ सुधा कुमारी के पास 2 ऑप्शन थे। चूंकि मामला एक रेड लाइट एरिया से जुड़ा हुआ था तो गंभीर तो था ही, लेकिन यहाँ एक बड़ा चांस ये भी था कि कहीं ये कोई प्रैंक कॉल ना हो, कहीं किसी रेड लाइट एरिया में कोई ऐसा शख्स गया हो जिसको बदनाम करने के लिए किसी ने ऐसा फ़ोन करवा दिया हो, या फिर सच में एक लड़की इस तरह से मुसीबत में हो। अब इस चीज़ का कंफर्मेशन तभी हो सकता था जब उस रेड लाइट एरिया में रेड डाली जाए। पहले हम सभी जानते हैं कि जो रेड लाइट एरिया होते हैं उनके जो सिस्टम होते हैं, उनके जो ओनर होते हैं, उनका जो पकड़ होता है वो बड़े ऊपर के लोगों तक होता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को जानते हैं, बड़े बड़े पुलिस वाले उनके संपर्क में रहते हैं। चूँकि कहीं ना कहीं, अब कहना नहीं चाहिए, हमारे देश के चुनाव में एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी चीज़ कहीं ना कहीं रेड लाइट एरिया भी मैनेज करती है। अभी सारे इशारों मैंने बोल दिया, वो आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो रेड डाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ये जो खबर है ये फर्जी निकली तो ऊपर तक दिक्कत भी हो सकती है। बहरहाल सुधा कुमारी ने कहा कि अब चूंकि फ़ोन आया है और एक लड़की अगर मुसीबत में हो और इस बात का 0.1% भी चांस हो तो चांस लेना चाहिए। इसके बाद सुधा कुमारी पूरी एक टीम को बनाती हैं और इस रेड लाइट एरिया में जाती हैं। जैसे ही वहाँ पे रेड डालती हैं अचानक से खलबली मच जाती है, तमाम लोग भागने लगते हैं। जो इस रेड लाइट एरिया की मालकिन थी भाग के आती हैं, बात करने की, मैनेज करने की कोशिश करती हैं।
लेकिन अब सुधा कुमारी को तलाश उस लड़की की थी जिसने फ़ोन किया था, लेकिन कंफर्म भी नहीं है कि फ़ोन किसने किया था। अलग अलग कमरों में अलग अलग जो कोठे थे उस पर जा के सुधा कुमारी देख रही हैं। फाइनली घंटों तक मशक्कत करने के बाद अंत में 4 लड़कियां वहां से बरामद होती हैं। चारों की जो उम्र थी, किसी की 12 साल, किसी की 14 साल, किसी की 16 साल। चारों लड़कियां नाबालिग थी। चारों कई साल से जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेली जा चुकी थी। और चारों के यहां आने का जो कारण था, कैसे इस चंगुल में फंसी, वो भी एक ही था। बहरहाल सुधा कुमारी सबको अपने कब्जे में लेती हैं, उनको वहां से रेस्क्यू करती है। उसके बाद अपने साथ लेके जाते हैं। ले जाने के बाद अब एक तरह से उनकी काउंसलिंग करवाती हैं। उसके बाद अब पता करते हैं कि ये लोग यहाँ पे फंसे कैसे। अब जब पूछताछ हुई तब चारों लड़कियों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई, लेकिन मैं चारों न सुना के आपको बस एक कहानी सुनाऊंगा, और चारों लड़कियों की यही एक कहानी थी। हर कहानी की शुरुआत 1 से 1.5 साल पहले होती है। बिहार के पूर्णिया में एक जगह लगती है किशनगंज, और इसी किशनगंज में एक लड़की रहा करती थी। उम्र बामुश्किल 13 साल। 13 साल की वो लड़की सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज डालती, कुछ डांस वांस करके रील वील भी बनाती थी। 100, 200, 500, 1000 के करीब इसके फॉलोअर भी थे। हर मिडिल क्लास लड़की की तरह इसका भी एक सपना था कि एक दिन खूब सारे पैसे होंगे, एक घोड़े पे बैठ के राजकुमार आएगा जिसके साथ मैं विदा हो जाऊंगी, ज़िंदगी बढ़िया गुजरेगी। इसी उम्मीद के साथ इस सोशल मीडिया के पन्नों को टटोलती रहती। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे उंगलियां फिरा के कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी ग्रो होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक फिक्स स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहरहाल इसका भी सपना था, सोशल मीडिया पे दिन भर रील वगैरह देखा करती है। इसका खुद का एक फ़ोन था। इसी दौरान इसके फ़ोन पे एक मिस कॉल आ जाता है। इत्तेफाकन ये फ़ोन उठा नहीं पाती। बाद में जब लौट के आती है देखती है इसके फ़ोन पे एक मिस कॉल पड़ा है। ये कॉल बैक करती है। सामने से एक लड़का बोलता है, इधर से ये हेलो बोलती है, उधर से वो हेलो बोलता है। उसके बाद लड़की पूछती है कि आपका फ़ोन आया था, बताइए आपको किससे बात करनी है। इसके बाद ये लड़का एक नाम लेता है और कहता है कि मुझे उससे बात करनी है। लड़की कहती है कि भाई वहाँ तो फ़ोन नहीं लगा है। इस पे ये लड़का कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मुझसे गलती से नंबर दब गया होगा, खैर मैं फ़ोन रखता हूँ। लड़की भी कहती है कि ठीक है रखिए। लेकिन फ़ोन रखते रखते वो लड़का एक बात बोल देता है और कहता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अब ये बात वो लड़का बोलता है, इधर लड़की भी थोड़ा सा हंस देती है, फ़ोन कट जाता है, बात आई गई हो जाती है। लड़की अपने काम में, अपने तमाम जो उसकी दिनचर्या थी उसमें बिजी हो जाती है। इसी दौरान रात को व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। इधर ये रिप्लाई देती है, पूछती है कौन, उधर से वो लड़का बताता है कि मैंने ही दिन में फ़ोन किया था। अब लड़की थोड़ा सा टेंशन में, उसने कहा भाई तुमने मैसेज क्यों किया। उस पर वो लड़का बोलता है कि दरअसल जब से मैंने आपकी आवाज़ सुनी है, मुझे आपकी आवाज़ सुनने की बार बार तलब लग रही है। आपकी आवाज़ इतनी प्यारी, इतनी अच्छी है कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्लॉक मत कीजिएगा, बस मैं गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का मैसेज भेजा करूँगा। अब लड़की को वहाँ कायदे से ब्लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन लड़की वही है कि पहला कदम गलती से उठा लेती है और ब्लॉक नहीं करती। इसके बाद डेली गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट का सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे फिर पूछताछ शुरू होती है कि भाई तुमने खाया ना खाया, नहीं खाया। इधर से ये लड़की भी पूछने लगती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करने के बाद वो लड़का इस लड़की से पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने साल की हो। लड़की अपना नाम बताती, फिर बताती है कि मैं 13 साल की हूँ। इसके बाद अब लड़का अपने बारे में बताता है, कहता है मेरा नाम नीरज पासवान है, मैं भी इसी बिहार के पूर्णिया का हूँ। अब वो भी पूछती है कि भाई पूर्णिया में कहाँ से, फिर वो जगह बताता है। देखते ही देखते दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे का हालचाल लेने लगे। वक्त के साथ साथ आलम यह हो गया कि अब दोनों एक दूसरे से बात किए बिना रह ही नहीं सकते थे। दोस्ती आगे बढ़ी, कहीं ना कहीं दोनों के मन में प्यार जगा। एक दिन वैलेंटाइन डे था, इसी फरवरी महीने में 2024 के। उसी दिन मौका देख कि वो लड़का इस लड़की को, यानी नीरज पासवान, इस लड़की को प्रपोज करता है। प्रपोज करने के बाद लड़की भी एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद अब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं।
एक दूसरे के साथ शादी के हसीन सपने देखने लगते हैं। धीरे धीरे शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में भी कल्पनाएं होने लगती है। अभी तक ना इस लड़की ने उस लड़के को सामने से देखा था, ना ही वो लड़का इस लड़की को देखा था। दोनों एक अननोन कॉल के माध्यम से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ शादी के सपने देखने लगे। बात धीरे धीरे कई महीने पुरानी हो गई। इसके बाद अभी इसी साल चंद महीने पहले वो लड़का इस लड़की से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब लड़की जब ये बात सुनती है फ़ौरन खुश होकर कहती है कि हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है। जब लड़की बार बार फ़ोन यूज करती तो उसके माँ बाप उसको डांटते, कहते कि बार बार फ़ोन मत यूज करो, किससे बात कर रही हो। तो कहीं ना कहीं इस लड़की को अपने माँ बाप खराब भी लगने लगे थे। उसे वो अननोन कॉल वाला लड़का बेहद सही लगता था और ये लड़की अपने ही माँ बाप को गलत समझने लगी। और उस दिन जब इस लड़की से पूछा गया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, फ़ौरन लड़की खुश हो जाती है और कहती है कि बिल्कुल। इसके बाद वो लड़का कहता है कि ठीक है, अपने कुछ कपड़े पैक करो और गिरजा चौक आ जाओ। लड़की पहले तो कुछ देर सोचती है, लेकिन फिर गिरजा चौक आती है। आने के बाद उससे वो लड़का मिलता है। मिलने के बाद उसे हाउसिंग बोर्ड एरिया में लेके जाता है। वहाँ पे उसके साथ रात बिताता है। लगातार उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लड़की इसी उम्मीद में कि अब जाके शादी होगी, बाद में शादी होगी। लड़की जब पूछती तो लड़का उससे कहता है कि देखो, तुम्हारी जो उम्र है अभी 14 साल है और मुझे तुम्हारा फर्जी आधार कार्ड बनवाना होगा, नहीं तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा कि मेरी तुम्हारी शादी हुई है। लड़की भी अपना पता करती है तो पता चलता है कि हाँ, 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती। फिर क्या, अब लड़की इंतज़ार कर रही है कि कब आधार कार्ड बनेगा। धीरे धीरे हफ्ते बीत जाते हैं। हफ्ते भर बाद अचानक से गेट पे एक दिन दस्तक होती है। लड़की गेट खोलती है। बाहर एक लड़का खड़ा हुआ था। लड़की पूछती कि क्या है, बताओ। लड़का उस लड़की को धक्का देता है। उसके बाद अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लेता है। इसके बाद वो लड़का इस लड़की के साथ रेप करता है। रेप करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। फिर नीरज पासवान आता है। लड़की रो रो के सारी बात बताती है। फिर लड़का कहता है कि अरे कोई बात नहीं, हमें खामोश रहना होगा। इसके बाद फिर एक और लड़का आता है, फिर रेप करता है। इसके बाद नीरज उस लड़की के आगे ही पैसे लेता है। अब कुछ कुछ इस लड़की को समझ में आ रहा था कि ये किस चंगुल में फंसी है, लेकिन नीरज अभी भी उसको भरोसा दे रखा था कि देखो, मुझे तुमसे शादी करनी है और ये जो लड़के तुमसे संबंध बना रहे हैं इसके बदले हमें पैसे मिलेंगे। न चाहते हुए भी लड़की को हाँ बोलना पड़ता है। उसके बाद एक एक दिन में 5-5, 6-6 लोग आने लगे। 13 से 14 साल की इस लड़की के साथ 5 से 6 लोग डेली संबंध बनाते, डेली रेप करते। धीरे धीरे जब महीने गुजर गए और अब इसका रोज का ये कार्यक्रम हो गया, डेली रूटीन में शामिल हो गया कि 6-7 लोग आएंगे, इसके जिस्म के साथ खेलेंगे, नोचेंगे, खसोटेंगे। और जब धीरे धीरे इस एनवायरनमेंट में ये लड़की ढलने लगी, तब हाउसिंग बोर्ड एरिया से इसको शिफ्ट कर दिया गया सदर थाना क्षेत्र के 0 माइल रेड लाइट एरिया में। अब यहाँ पे दिन के इसके साथ 30 से 35 लोग फिजिकल रिलेशन बनाने लगे। मेंटली तौर पे ये लड़की इतना डिस्टर्ब हो चुकी थी कि अब कोई भी आए कोई भी जाए इसको कोई मतलब ही नहीं था। धीरे धीरे इसके दिमाग में इसकी एक ज़िंदगी फिट कर दी गई थी कि अब तुम्हें यहीं रहना है, यहीं लोगों के साथ सोना है, उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे, खाना मिलेगा, नहीं करोगी तो मार दी जाओगी। इसके दिमाग के साथ ब्रेन वॉश कर करके यही चीज़ बता दी गई। लेकिन इसी नवंबर महीने में एक क्लाइंट जब आता है और आने के बाद इसने जब देखा कि लड़की इस कदर परेशान है, मजलूम है, तो कहीं ना कहीं गया तो था वो अपनी भूख मिटाए, लेकिन उस आदमी को, उस क्लाइंट को इसके ऊपर तरस आता है। वो अपना फ़ोन देके कहता है कि बेटा, यहाँ से मैं तुमको तो नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर तुम महिला थाने पे फ़ोन कर दो और यहाँ पे रेड पड़ जाए तो तुम्हें बचाया जा सकता है। पहली बार उम्मीद की किरण इस लड़की को जब दिखती है, फ़ौरन ही फ़ोन लेती है। वो क्लाइंट नंबर देता है। इसके बाद ये लड़की फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद थानाध्यक्ष को पूरा बताती है क्या कुछ हुआ, लेकिन एक डर भी था कि कहीं आवाज़ बाहर न जा रही हो।
इस वजह से जल्दी जल्दी में इसने जो कुछ बताया उसी हिसाब से फिर थानाध्यक्ष ने रेड डाला और रेड डाल के फिर ये तमाम चीज़ें पकड़ी। तो आप सोच के देखिए कि कैसे एक मिस कॉल एक लड़की की ज़िंदगी को इस कदर तबाह करती है। अच्छा, आज कुछ ज़्यादा ही डिटेल में मैंने एक चीज़ें बताई और हो सकता है कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे कि आपने इतनी ज़्यादा कहानी खींची, लेकिन आज इस कहानी में एक पहलू को समझना कितना ज़रूरी है कि अगर कोई अनजान लड़का, खासकर एकदम माइनर लड़के 12 साल, 14 साल, 16 साल, 15 साल, 13 साल, इनसे अगर सोशल मीडिया पे कहता है कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा दिखती हैं, आपका बचपना मुझे पसंद है, तो कहीं ना कहीं आपको भी, अगर आपके घर में कोई ऐसी लड़की हो या फिर आप खुद एक लड़की हो, तो यहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। एक मिस कॉल अगर कोई करता है, बाद में दोबारा फ़ोन करता है, तो आप ये जान लीजिए वो लड़का जो आपको गली में फॉलो करता है, जो आपके क्लास में बैठता है और आपसे बात करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं आप उसके साथ तो सुरक्षित हैं, लेकिन ऑनलाइन जुड़ने वाले लोग और अननोन कॉल करने वाले लोग जो बताते हैं मैं दूर से हूँ, आपकी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, यहाँ पे मैं आपके पास किसी को नहीं जानता, आप यकीन मानिए वो आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़े थ्रेट हैं। आपकी क्लास में पढ़ने वाला लड़का अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करता है, तो मैं भी आप उसके साथ सुरक्षित हो, क्योंकि वो आपके अगल बगल का है, वो फंसने से डरेगा, हो सकता है वो समाज से डरेगा, लेकिन एक अननोन किसी भी इंटेंशन से आपके पास आ सकता है और मैं भी आपको आइडिया ना हो। और यही वजह है कि आज इस कहानी को मैंने एक कड़ी दर कड़ी सुलझाया, कड़ी दर कड़ी आपको समझाया कि कैसे माँ बाप की बातें बुरी लगने लगती है, कैसे एक अननोन सबसे ज़्यादा प्यारा हो जाता है और कैसे फिर धीरे धीरे चंगुल में लड़कियाँ फंसती हैं। खैर, फिलहाल एक अजीब दुखद कहानी थी और आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको मेरी बताई कहानियाँ अच्छी लगती हों, कुछ मैसेज मिलता हो, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।